जय हिंद। व्याकरण को समझने के लिए हमें व्याकरण को 3 भागों में बांटना पड़ता है: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। जब हम व्याकरण को समझ रहे होते हैं तो उसमें वर्णों पर भी विचार किया जाता है, शब्द पर भी विचार किया जाता है और वाक्य पर भी विचार किया जाता है। तो आज का जो हमारा प्रकरण है वह है शब्द विचार। तो व्याकरण को 3 भागों में, अलग अलग भागों में बांटा गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। हम आज के प्रकरण को समझते हैं शब्द विचार। शब्द विचार समझने से पहले व्याकरण में जो वर्ण विचार है उसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें सीखते हैं या जानते हैं, इसको समझ लेते हैं। वर्ण विचार में हम वर्ण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, अयोग्य व अनुस्वार, विसर्ग, संयुक्ताक्षर, उच्चारण स्थान, सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण आदि, ये सारी जानकारी हमें वर्ण विचार के अंतर्गत आती है। यानी कि वर्ण विचार हम जब सीख रहे होते हैं या इनको जब हम इस पर विचार करते हैं तो वर्ण क्या है, वर्णमाला कैसे बनती है, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, अयोग्यवाह और अनुस्वार क्या होते हैं, विसर्ग और संयुक्त अक्षर क्या हैं, इन सब की जानकारी लेते हैं। साथ ही साथ इनका उच्चारण स्थान क्या है, सघोष और अघोष, इन दोनों के कैटेगरी के लिए कौन कौन से वर्णमाला में कौन कौन से शब्दों को रखा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण, ये सब वर्णमाला में किन किन वर्णों को अल्प प्राण बोला जाता है, किन को महाप्राण बोला जाता है, ये सब की सब जानकारी हम जब वर्ण विचार सीखते हैं तब इनके बारे में इसकी जानकारी लेते हैं। आज का हमारा प्रकरण है शब्द विचार। उसको जानने से पहले हम जानते हैं कि वाक्य विचार में हम क्या क्या सीखते हैं। वाक्य विचार यानी कि इसमें हम सीखते हैं वाक्यों के प्रकार, वाक्यों की रचना, वाक्य शुद्धि, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आदि वाक्य विचार में सीखे जाते हैं। अब आज का प्रकरण शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम जिन चीज़ों में विचार करेंगे वो हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, लिंग, वचन काल, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, एकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द आदि, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द इत्यादि सारी चीज़ों को हम शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब इन सब शब्दों, इतने सारे शब्दों पर विचार करने के लिए शब्दों को एक अलग तरीके से प्रदर्शित किया गया है। तो उसके लिए शब्द क्या हैं और शब्द किन्हें कहते हैं और उसके कितने प्रकार हैं, आइए जानते हैं हम आगे। शब्द, इस पर विचार करते हैं तो सबसे पहले शब्द की परिभाषा। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। यूँ तो हमने व्याकरण में पढ़ा है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है या वर्णों को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं, लेकिन वो सबसे छोटी इकाई ज़रूर है, लेकिन वो कोई अपने आप में शब्द नहीं है और ना ही अपने आप में परिपूर्ण है। इसलिए अर्थ की दृष्टि से, या ये कहें कि अर्थ, जिस शब्द का कोई अर्थ हो, जिस चीज़ का अर्थ भाषा में निकलता है वह है शब्द। तो शब्द जो अर्थपूर्ण हो उन्हीं को हम भाषा की सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं। इसलिए इसे कहा गया है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। अब हम जानते हैं इसकी अन्य एक और परिभाषा। वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को भी शब्द कहा जाता है। यानी कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और एक सार्थक ध्वनि को उत्पन्न करते हैं तो उन्हें हम वर्ण, उन्हीं ध्वनियों को हम शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। जो शब्द हैं उनको बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर। 4 भागों में इन्हें बांटा गया है।
उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, अर्थ और विकार। कई जगह कई विद्वान इनको बोलते हैं स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति को स्रोत के आधार पर भी बोला जाता है, व्युत्पत्ति को रचना के या संरचना के आधार पर बोला जाता है। अर्थ को दो भागों में बांटा गया है, सार्थक और निरर्थक। और विकार के आधार पर इसको हम प्रयोग के आधार पर भी बोलते हैं। तो प्रयोग के आधार पर इसको हम विकारी और अविकारी दो भागों में बांटते हैं। इसको हम सरल शब्दों में कहना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं स्रोत के आधार पर। शब्द विचार के चार प्रकार हैं। एक है स्रोत के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर इसके दो प्रकार हैं, सार्थक और निरर्थक। और प्रयोग के आधार पर भी इसके दो प्रकार हैं, विकारी और अविकारी। इनकी परिभाषा आपको सबकी परिभाषा भली भांति मालूम होंगी। सार्थक शब्द जो हैं, सार्थक जो शब्द हैं जहाँ पर जो सार्थक अर्थ को प्रकट करते हैं वो सार्थक कहलाते हैं। जो निरर्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें हम निरर्थक कहते हैं। विकारी में जिनमें लिंग वचन काल कारक का प्रभाव पड़ता हो वह विकारी कहलाते हैं, और जिनमें लिंग वचन कारक काल का प्रभाव नहीं पड़ता वो अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो ये है शब्द और शब्द के चार भेद। इन चारों भेदों के भी उपभेद हैं। स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या विदेशी या संकर, ये हैं शब्द के आधार पर। शब्द के आधार पर इनका प्रयोग किया गया है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर इनका प्रयोग या रचना के आधार पर इनको बांटा गया है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये इसके अपने प्रकार हैं। रूढ़ शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर भेद है, यौगिक और योग रूढ़ इनको रचना के आधार पर भी कहा जाता है। इसके बाद शब्द विचार में हमारा अगला भाग है अर्थ के आधार पर, जिसमें सार्थक शब्द आते हैं और दूसरा निरर्थक शब्द आते हैं। तो जो सार्थक शब्द हैं, सार्थक में पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, एकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो सार्थक हैं, सार्थक में पर्यायवाची शब्द भी आते हैं, विलोम शब्द भी, अनेकार्थी भी, एकार्थी भी, वाक्यांश के लिए एक शब्द और श्रुति संभिन्नार्थक शब्द इत्यादि सब सार्थक के अंतर्गत आते हैं। वहीं दूसरी ओर निरर्थक शब्द का भी प्रयोग भाषा में व्याकरण की दृष्टि से शब्दों का एक समूह बनाया गया है, जिसमें निरर्थक शब्दों को रखा गया है, जिनका हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे खटखट, किचकिच, चू चपड़, वानी, वोटी, वाना इत्यादि। इनका प्रयोग हम अब अक्सर व्याकरण की दृष्टि से इनका प्रयोग गलत है, लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको निरर्थक की श्रेणी में रखा गया है। जैसे आपस में हम अगर बात करते हैं तो किचकिच, खटखट, चू चपड़ इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। पानी के साथ वानी का, रोटी के साथ वोटी का, खाना के साथ वाना का, ये जो प्रयोग हम अतिरिक्त प्रयोग करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, उनको निरर्थक शब्द कहते हैं और इसको अर्थ की दृष्टि से प्रयोग में लाया गया है। इसके बाद विकार या प्रयोग के आधार पर हम इसको कह सकते हैं। प्रयोग के आधार पर इसका जो प्रयोग के आधार पर जो इसको डिवाइड किया गया है उसमें आते हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और ये हैं आपके विकारी शब्द, जिनमें विकार उत्पन्न होता है। व्याकरण की दृष्टि से इनमें काल, लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ता है।
चाहे वो संज्ञा शब्द हों, चाहे सर्वनाम शब्द हों, या विशेषण या क्रिया शब्द हों, इन सब में काल, वचन, कारक, लिंग का प्रभाव पड़ता है। और अविकारी यानी कि अव्यय शब्द होते हैं, इनमें किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये 5 इसके प्रकार हैं जिनमें किसी भी प्रकार का लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इनको अविकारी भी कहा जाता है। ये आप अच्छी भली भांति समझ रहे होंगे। हिंदी व्याकरण में जब हम विकारी की बात करते हैं तो विकारी को 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें परिवर्तन के 4 आधार हैं और नए शब्द के 4 प्रकार से इनके नए शब्द भी बनाए जाते हैं। तो जो परिवर्तन है, परिवर्तन इनमें किस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण में परिवर्तन जो उत्पन्न होता है, जिसका विकार, जिसलिए इनको विकारी कहा गया है। तो विकार किन के कारण होता है? लिंग के कारण होता है। किसी भी शब्द के में लिंग का प्रभाव पड़े, जहाँ पर वचन का प्रभाव पड़े, काल का प्रभाव पड़े या कारक का प्रभाव पड़े, इसलिए इनमें परिवर्तन आ जाता है। तो विकार के ये जो 4 आधार हैं, विकार, संज्ञा, इन विकारी शब्दों में जो परिवर्तन के जो 4 आधार हैं वो कौन कौन से हैं? लिंग, वचन, काल और कारक। वहीं दूसरे क्या हैं? नए शब्द 4 प्रकार से बनते हैं। इनके जो नए शब्द हैं उनके भी 4 प्रकार हैं। वो विकार उत्पन्न होने के बाद कौन कौन से 4 नए शब्द बन जाते हैं? संधि शब्द बनते हैं, समास शब्द बनते हैं, उपसर्ग बनते हैं और प्रत्यय बनते हैं। जब इनमें विकार उत्पन्न होता है, इन्हीं से विकार उत्पन्न होकर के नए शब्दों का, 4 नए शब्दों का प्रयोग होता है या प्राकट्य होता है। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये इसके आधार पर, विकार के आधार पर हमें प्राप्त होते हैं। इस चार्ट को अगर हम इस तरीके से समझें कि शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ हैं और शब्द निर्माण की भी 4 इकाइयाँ हैं। जो ये कॉन्सेप्ट है परिवर्तन, विकार में परिवर्तन होना और विकार से नए शब्दों का बनना, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। शब्द परिवर्तन की जो 4 इकाइयाँ हैं और शब्द निर्माण की जो अन्य 4 इकाइयाँ हैं उसको हम जानते हैं। इनकी जो 4 इकाइयाँ हैं, इसमें से शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? ये हैं आपकी लिंग, वचन, काल और कारक। ये परिवर्तन की, शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ हैं। शब्दों में परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए लिंग का, वचन का, काल का और कारक का प्रयोग होता है। तो विकारी शब्दों में जब इनका प्रभाव पड़ता है तो परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। और इसके बाद शब्द निर्माण की जो 4 इकाइयाँ हैं वो हैं संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये शब्द निर्माण की 4 इकाइयाँ हैं। नए शब्द बनते हैं और संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये 4 नए शब्द बनते हैं। तो आप सब लोग इसको अच्छी तरह भली भांति समझ गए होंगे। ये एक माइंड मैप है आपको शब्द विचार को समझाने के लिए। शब्द विचार के 4 प्रकार: उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार या प्रयोग के आधार पर। इनको 4 भागों में बांटा गया है और 4 भागों के अपने अपने अलग भाग हैं। स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द आते हैं। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर 3 भाग हैं: रूट शब्द, यौगिक शब्द और योग रूट शब्द। सार्थक अर्थ के आधार पर 2 भाग हैं: सार्थक और निरर्थक, जिसमें सार्थक शब्दों की श्रेणी में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और उसके अलावा श्रुति संभिन्नार्थक शब्द इत्यादि आते हैं। निरर्थक शब्दों में ऐसे शब्द जिनका हम भाषा की दृष्टि से कोई प्रयोग नहीं करते, उनका प्रयोग होता है। उसके बाद प्रयोग की दृष्टि से या विकार की दृष्टि से 4 भागों में इनको बांटा गया है। तो उसमें से पहले इनको 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी में। विकारी जिनमें विकार उत्पन्न होता है, अविकारी जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता। तो विकारी जो हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया हैं। अविकारी
क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक विस्मयादि बोधक और निपात हैं। विकार उत्पन्न होने की दो श्रेणियां हैं। एक परिवर्तन, विकार के कारण जो परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, लिंग वचन काल और कारक, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। और इन्हीं के साथ मिलकर के जो नए शब्द बनते हैं या नया कुछ उत्पन्न होता है, वो संधि है, समास है, उपसर्ग है और प्रत्यय है। ये हमें नवीन शब्द प्राप्त होते हैं। तो ये एक छोटा सा माइंड मैप जिसके माध्यम से आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ शब्द विचार। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका शब्द विचार से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त हुई होंगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।